हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन को, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। हमने इस वीडियो के अंदर टॉप 50 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तारकोंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकोंडे समिति एवं गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करने से है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। याद रखना, तारकोंडे समिति एवं गोस्वामी समिति दोनों का संबंध किससे? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का जो वर्ष है ये भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहली बार लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो हुए थे, यानी कि पहली बार जब सांसदों को जनता द्वारा चुना गया था तो वो वर्ष था 1952 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन ऐसे निर्वाचन को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट रूप से जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। ओके, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना ये कहलाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव होते हैं या फिर पंचायतों के चुनाव होते हैं या फिर सांसदों के और एमएलएज के जो चुनाव होते हैं वो भी डायरेक्ट जनता द्वारा किए जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसके अलावा जब राष्ट्रपति को चुना जाता है या प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो वो जनता द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो वो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। सो ऐसे चुनाव जिनके अंदर जनता डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करती है उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपका इस टॉपिक से तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी होता है, देखो रिटर्निंग अधिकारी वह होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणामों की घोषणा करता है। सो किसी भी क्षेत्र के अंदर निर्वाचन कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी की होती है, इसे आरओ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के अंदर स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, और इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत के अंदर निर्वाचन संबंधी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं का कौन सा एक लक्षण समान है? तो याद रखना, ये सभी जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अर्थात इनका उल्लेख संविधान के अंदर डायरेक्ट रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? याद रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ओके, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वही होता है चुनाव आयोग का चेयरमैन। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग की अध्यक्षता भी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए परिसीमन आयोग जो है इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? यानी कि पहली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कब नियुक्त किया गया था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 के अंदर, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। और इसके लिए संविधान के अंदर 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि पहले केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, लेकिन 1989 के 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, इसके अलावा दो चुनाव आयुक्त और होंगे जिन्हें हम लोग अन्य चुनाव आयुक्त बोलेंगे। सो चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय संस्था बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? जब भी
लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर विधानमंडल के अर्थात विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं एमएलएज के, उनका निर्वाचन कराने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं डायरेक्ट रूप से। ओके, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मतदान सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? मतदान सूची के अंदर नए नामों को जोड़ना एवं लिस्ट को अपडेट करना, ये सभी काम डायरेक्ट रूप से निर्वाचन आयोग के होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। कौन करता है ये काम? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर दलों का दर्जा देने का अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? सो राष्ट्रपति के चुनावों के लिए भी चुनाव आयोग ही कार्य करता है, उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भी चुनाव आयोग कार्य करता है, लोकसभा के चुनावों के लिए भी निर्वाचन आयोग ही कार्य करता है। सो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इन सभी के चुनावों की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने होंगे। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। जो संसद के अंदर एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एवं विधानसभाओं के अंदर एमएलए जो चुनकर जाते हैं, विधायक चुनकर जाते हैं, इनका चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग कराता है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये गलत है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो संस्तुति है वो हमेशा उस संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है राष्ट्रपति से, ना कि चुनाव आयोग, तो ये गलत होगा। निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण करना, निर्देशन करना एवं नियंत्रण करना, ये सभी कार्य किसके पास होते हैं? चुनाव आयोग के पास। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा, बाकी सभी सही है। सो देखिए, हमसे पूछा है कि कौन से सही है, तो 3 को छोड़कर बाकी सभी सही होंगे। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपचुनाव होता क्या है। जब भी किसी नेता की सीट खाली हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, अकस्मात निधन हो जाता है या फिर कोई भी वजह होती है, तो उस एक पर्टिकुलर सीट के लिए जब चुनाव कराया जाता है तो उसे उपचुनाव बोला जाता है। और उपचुनाव जो है ये कभी भी कराया जा सकता है, क्योंकि किसी की सीट जो है वो अकस्मात कभी भी खाली हो सकती है। सो उपचुनाव जो है वो कभी भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? याद रखिएगा, उपचुनाव तो है जो कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन मध्यावधि चुनाव उस समय कराया जाता है जब समय पूर्ण होने से पहले, अर्थात 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले लोकसभा यदि भंग हो जाती है किसी वजह से, तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। और ये मध्यावधि चुनाव जो है वो अगले 5 वर्षों के लिए होगा, ना कि बचे हुए समय के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव है वो 1952 में कराए गए थे। ओके, इसी समय हुए थे लोकसभा के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1926 के एक्ट के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 1926 में। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? पहले केवल और केवल 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति वोट दे सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या प्रावधान है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसकी वोटर आईडी बन जाती है और वो वोट देने जा सकता है। सो ऐसा प्रावधान किया गया था 1989 के अमेंडमेंट के द्वारा, और ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 1989 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त हमसे पूछा है, तो सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। याद रखना, यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। या तो ऑप्शन के अंदर ये मिल जाएगा कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। अदरवाइज ऑप्शन में ये मिल सकता है कि मतदान शुरू होने से 36 घंटा पहले। या तो इस तरह से मिलेगा कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले, या फिर मतदान शुरू होने से 36 घंटा पहले। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि मतदान जो है वो लगभग 12 घंटों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, अब देखिए किस बारे में बात की गई है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। 3 से अधिक पर ये गलत होगा, 4 से अधिक पर ये भी गलत होगा। तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल कर लेता है तो किसी एक पद से उसे इस्तीफा देना होता है। जैसे कि बात की जाए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ा है, और इसके साथ ही साथ यूपी के वाराणसी से भी चुनाव लड़ा है, और वो दोनों स्थानों से जीते हैं। तो उन्होंने गुजरात के वडोदरा से इस्तीफा दे दिया, और वर्तमान समय के अंदर वो यूपी के वाराणसी की सीट पर विराजमान है। सो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो किसी एक पद से उसे इस्तीफा देना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार के स्थान पर दूसरा प्रत्याशी 7 दिन के भीतर लाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान के अंदर स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, ये भी सही है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चर्चा है वो डायरेक्ट रूप से संविधान के अंदर देखने को मिलती है। सो दोनों ही कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। वर्तमान समय की बात की गई है, तो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त से थोड़ा कम मिलता है इसको, तो इसको 2,25,000 मिलता है प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। सो याद रखना, या तो 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक, जो भी पहले होता है उस समय तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की उम्र में अपने पद को ग्रहण करता है तो वो केवल 3 साल तक अपने पद पर रहेगा। 62 से 63, फिर 64 और 65, ओके, केवल 3 वर्ष तक। सो मैक्सिमम वो 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कर सकता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है। यहाँ पर याद रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्षीय होती है, और इसकी भी 6 वर्ष होती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अधिकतम आयु हो सकती है 65 वर्ष, और अन्य चुनाव आयुक्त के लिए अधिकतम आयु होती है 62 वर्ष। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं, ऑप्शन से हमें देखना होगा। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, बिल्कुल सही है, ये चुनाव आयोग ही करता है। सांसद, राज्यों की विधायिकाओं अर्थात एमएलएज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये चुनाव आयोग करता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, देखिए किसी भी विवाद के अंदर अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का अंतिम निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का सर्वेसर्वा है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत होगा। देखिए हमें यहाँ पर चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सो 1, 2 और 3 सही होंगे और चौथा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ऑप्शन देखने होंगे यहाँ पर फिर से हमें। मुख्य चुनाव आयुक्त
और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। इनको समान अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अलावा अन्य तरीकों से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान के अंदर एक स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख है। सो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 और 3 सही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष नहीं होगा, ये 6 वर्ष हो सकता था, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो पहले हो। सो ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों गलत हैं, जबकि ऑप्शन 2 और 3 सही है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो कौन से सही हैं, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से था, क्योंकि इन्होंने लोकसभा के सरकारी निधियन के निर्वाचन की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? चलिए ऑप्शंस देखने होंगे यहाँ पर भी हमें। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही अपने पद से हटाया जा सकता है संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा, तो ये भी सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? सो 1, 2 और 3 सही हैं, जबकि चौथा गलत है। 1, 2 एवं 3 सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को एक संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है और इसके लिए दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत द्वारा प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं एग्जाम के लिए। उनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? सो देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा ये गलत है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? सो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन ये चुनाव आयोग नहीं कराता है। ओके, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचन कराना, नगर पालिका, नगर निगम या फिर पंचायत जो है इनके चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये आपको याद रखना है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि चुनाव आयोग। सो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। हमसे यहाँ पर पूछा है कि नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें, तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कथनों को। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर संदाय दिया जाता है। बिल्कुल सही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उतना ही वेतन मिलता है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की अवधि से 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो वो हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। सो ये गलत होगा, क्योंकि कोई भी निर्वाचन आयुक्त जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना त्यागपत्र नहीं देगा, बल्कि किसको देगा? राष्ट्रपति को। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे। हमसे पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आयोग है जिसकी डायरेक्ट रूप से संविधान के अंदर चर्चा की गई है। सो निर्वाचन आयोग की। इन बाकी सभी आयोगों को बाद में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, हमें वही बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है।
निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, ये गलत होगा, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार जो है वो किसके पास है, संसद के पास है। और संसद क्या कहलाती है, विधायिका, ना कि कार्यपालिका। सो कथन ए तो सही होगा, लेकिन आर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी सही है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। देखिए, चिन्हों का बंटवारा निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन तारीखों को भी तय करता है, चुनाव की निष्पक्षता को भी बनाए रखता है, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेदारी किसकी नहीं होती है, निर्वाचन आयोग की नहीं होती है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल पहले ही संविधान के अंदर उल्लेखित हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है। सो देखिए ऑप्शंस, निर्वाचक नामावली की तैयारी करना, उनके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को करना बिल्कुल सही है। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना, ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव के समय जो क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है वो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि वो किसका कार्य है, राष्ट्रपति का। सो डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, ना कि चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ। इसका प्रयोग भारतीय चुनावों के अंदर 1998 से शुरू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, 1998 के अंदर। और सबसे पहले इसका यूज जो है वो केरल के अंदर किया गया था। ओके, ट्रायल के रूप में कब किया गया था, 1982 के अंदर। और 1998 में व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो पंचायतों या फिर नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं वो भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि उसे कौन करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है, ये गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों की संस्था है। इसके अंदर एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। सो याद रखिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यों की संस्था है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनावों के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। ये बिल्कुल सही है कि निर्वाचन आयोग जो है वो आम चुनाव भी कराता है और उपचुनाव भी कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन, निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन, विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है, ये भी सही होगा। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। सो ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 ये सही होंगे, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, गलत होगा। हमसे क्या पूछा है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है केवल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।